हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज हम एनसीईआरटी का आरोह भाग 2 का सेकंड चैप्टर करने जा रहे हैं, जिसके रचयिता है हमारे आलोक धनवा जी। इस कविता में कवि ने प्रकृति का बहुत ही सुंदर वर्णन किया और बाल मन की सुलभ चेष्टाओं का भी बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। इसके हम एमसीक्यू क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जो इस प्रकार है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पतंग कविता के रचयिता का नाम बताइए। पतंग कविता के जो रचयिता है वो हमारे हैं आलोक धनवा जी। आलोक धनवा का जन्म किस राज्य में हुआ था? आलोक धनवा का जन्म बिहार में हुआ था। आलोक धनवा का जन्म किस वर्ष हुआ था? आलोक धनवा जी का जन्म सन 1948 ईस्वी में हुआ था। आलोक धनवा की पहली कविता का क्या नाम था? आलोक धनवा की जो इनकी जो पहली कविता थी उसका नाम था जनता का आदमी। दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज किसे कहा गया है? अथवा बांस की सबसे पतली कमानी किसे कहा है? दुनिया का सबसे पतला कागज। इन तीनों में से कोई भी एक क्वेश्चन आ सकता है। ये प्रीवियस ईयर में भी आया हुआ क्वेश्चन है, इसीलिए इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से करेंगे। जैसे बांस की सबसे पतली कमानी और दुनिया का सबसे पतला कागज कवि ने पतंग को कहा है। कविता में कवि ने तेज बौछारों के जाने के साथ किस महीने के भी चले जाने की बात कही? तो भादों के महीने चले जाने की बात कही। पतंग उड़ाते हुए बच्चे किसके सहारे स्वयं भी उड़ते हैं? पतंग उड़ाते हुए बच्चे रंध्रों के सहारे स्वयं भी ऐसा महसूस करते हैं कि वे उड़ रहे हैं। खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा में कौन सा अलंकार है? खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा में उपमा अलंकार है। पतंग कविता में खरगोश की आंखों जैसा किसे कहा गया है? पतंग कविता में खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा को कहा गया है। शरद ऋतु का मौसम किसे पार करता हुआ आया है? शरद ऋतु का मौसम पुलों को पार करते हुए आया है। आकाश को किसने मुलायम बनाया है? आकाश को शरद ऋतु ने मुलायम बनाया है। अपनी नई चमकीली साइकिल चलाते बच्चों को पतंग उड़ाने का निमंत्रण कौन दे रहा है? शरद ऋतु। पतंग कविता में निम्नलिखित में से किसका मानवीकरण किया गया है? पतंग कविता में शरद का ही मानवीकरण किया गया है। इस कविता में पतंग के लिए कौन सा विशेषण प्रयुक्त नहीं हुआ है? जैसे पतला कागज, रंगीन कागज, गुलाबी, बांस की पतली कमानी। तो इन सब के आगे विशेषण, जैसे कागज के आगे हमारा पतला, कागज के आगे यहाँ पे रंगीन का यूज हुआ है, बांस की पतली कमानी, कमानी के आगे पतली। तो ये हमारे सारे विशेषण है। इसमें कवि ने पूछा है कि नहीं हुआ, तो नहीं। गुलाबी में कोई भी विशेषण प्रयोग नहीं हुआ है। सो इसका राइट आंसर हमारा गुलाबी हो जाएगा। बच्चे छत पर कैसे दौड़ते हैं? बच्चे छत पर बेसुध होकर दौड़ते हैं। उनको कोई भी शुद्ध नहीं होती। वो जब छत पर दौड़ते हैं तो वो एकदम से बेसुध हो जाते हैं। पतंग कविता में चमकीले विशेषण किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? पतंग कविता में चमकीला विशेषण इशारों के लिए प्रयुक्त हुआ है। पतंग के साथ कौन उड़ते हुए प्रतीत होते हैं? पतंग के साथ बच्चे उड़ते हुए प्रतीत होते हैं। पतंगों की तुलना किससे की गई है? पतंगों की तुलना तितलियों से की गई है। कपास किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है? कपास मुलायम अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। दौड़ते भागते बच्चे दिशाओं को किसकी तरह बजाते हुए चलते हैं? मृदंग की तरह बजाते हुए चलते हैं। पतंग उड़ाते बच्चे को महज एक धागे के सहारे कौन थाम लेती है? पतंग उड़ाते बच्चों को महज एक धागे के सहारे पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां थाम लेती हैं। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां किसके सहारे बच्चों को थाम लेती है? तो एक धागे के सहारे बच्चे को थाम लेती है। भादो मास किसका प्रतीक है? यह किस ऋतु में आता है? भादो मास हमारा अंधेरा का प्रतीक है। शरद ऋतु किसका प्रतीक है? शरद ऋतु उजाले का प्रतीक है। छतों से गिरने और बच जाने के बाद बच्चे क्या बन जाते हैं? छतों से गिरने और बच जाने के बाद बच्चे निडर बन जाते हैं। पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंडों को शरद कैसे इशारों से बुलाते हैं? चमकीले इशारों से बुलाते हैं। पृथ्वी किन के बेचैन पैरों के पास घूमती हुई आती है? बच्चों के। बांस की सबसे पतली कमानी क्या है? बांस की जो सबसे पतली कमानी वो पतंग है। पतंग की ऊंचाई को कैसा बताया गया? धड़कती। रंध्र शब्द किसका अर्थ है? रंध्र। तो रंध्र शब्द हमारा छेद। पतंग उड़ाते बच्चों के शरीर कैसा हो गया? पतंग उड़ाते हुए बच्चों का शरीर रोमांचित हो गया है।